हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है 360 डिग्री जीएस विद अमन पर। आइए, आज की टॉपिक है संविधान की अनुसूचियां। इस टॉपिक से रिलेटेड देखते हैं कि आपके एग्जाम में कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं। देखने में दोस्त ये सरल टॉपिक है, परंतु एग्जाम में इस टॉपिक से भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह आश्वस्त करा देता हूं कि इस वीडियो में अनुसूचियां से संबंधित सारे प्रॉब्लम्स देख लिए जाएंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हो। आइए देखते हैं कि अनुसूचियां, सबसे पहले दोस्त अगर आपके दिमाग में आए कि अनुसूचियां क्या हैं, क्यों बनाई गई अनुसूचियां, क्या जरूरत थी संविधान में अनुसूचियों को शामिल करने की। तो दोस्त बात करें अगर अनुसूचियों के शामिल होने की, तो अनुसूचियां एक क्रमबद्ध सारणी है जो संविधान के अंत में जोड़ी गई है। क्या बात है क्या इस बात का क्या तात्पर्य है भाई? इस बात का तात्पर्य है मेरे भाई कि मान लीजिए जैसे हम 7वीं अनुसूची को ले लें। 7वीं अनुसूची का संबंध है शक्तियों के विभाजन से, और शक्तियों के विभाजन में संघ को विषय प्रदान किए गए हैं, राज्य को विषय प्रदान किए गए हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों को विषय प्रदान किए गए हैं। तो तमाम विषयों को यदि संविधान के अनुच्छेदों के साथ लिखा जाएगा तो वो जो है आपका बहुत बड़ा एक अनुच्छेद बन जाएगा। मतलब मैंने कहा, मान लीजिए जैसे पहला अनुच्छेद है आपका 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत राज्यों का एक संघ है। तो 28 राज्य को संविधान में लिखना पड़ेगा बेकायदे। और ये बात अगर हम लिखने चले तो पहले और दूसरे अनुच्छेद के बीच 2-3 पन्ने का गैप आ जाएगा। तो ये सारणीबद्ध या सही तरीका नहीं है अनुच्छेद लिखने का। इसलिए उन विषयों को जिसमें बहुत सारे तथ्य हो उनको अलग करके एक अलग से अनुसूची बनाकर सारणी के माध्यम से संविधान में शामिल कर दिया गया। और ये भी ध्यान दीजिएगा, यह एक संविधान का अभिन्न अंग है, बिल्कुल संविधान का यह हिस्सा है। अगर इसमें आप संशोधन करते हैं तो आपको जो है, या किसी अनुसूची को शामिल करते हैं या घटाते हैं तो आपको संविधान संशोधन करनी पड़ेगी। इस टॉपिक से आपके देखते हैं कौन कौन से टाइप के प्रश्न बनते हैं। आइए हम बात करते हैं। यदि दोस्त हम पहली अनुसूची की बात करें संविधान की, या अनुसूचियों में पहली अनुसूची कौन सी है, तो आप ध्यान दीजिएगा। पहली अनुसूची कहती है कि विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सीमा एवं उसके न्यायिक क्षेत्र से संबंधित है। मतलब भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस बात की पूरी जानकारी, कौन कौन से प्रदेश है, कौन केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी राजधानियां क्या है, राज्य की राजधानियां क्या है, ये तमाम बातें पहली अनुसूची में उल्लेखित है। इसलिए इनको अनुसूचियों के माध्यम से सारणीबद्ध किया गया। संविधान में लिखते तो लिखा जा सकता था, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा जा सकता था, लेकिन एक सही तरीका नहीं है। पहले अनुच्छेद और दूसरे अनुच्छेद के बीच बहुत ज्यादा गैप हो जाता, तो इसलिए इनको अनुसूचियों के माध्यम से सारणीबद्ध कर दिया गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी कि अनुसूचियां क्यों शामिल की गई और इनका तात्पर्य क्या है। तो पहली अनुसूची क्या कहती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश के नामों, सीमा एवं न्यायिक क्षेत्र से है। पहली अनुसूची कहती है कि भारत के यानी विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नामों, सीमाओं एवं उसके न्यायिक क्षेत्र से। बेसिक सा कंसेप्ट है। पहली अनुसूची से सीधे सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं कि पहली अनुसूची का संबंध किससे है, किस टॉपिक से है, आप इसके बारे में बताइए। आपको ऑप्शन में मिल जाएगा कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को नामों से है, सीमाओं से है और उनकी जो है न्यायिक क्षेत्र से है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, तो वर्तमान में इनकी लिस्टिंग की गई है पहली अनुसूची के अंतर्गत। उसके अलावा अगर हम बात करें दोस्त दूसरी अनुसूची की, दूसरी अनुसूची आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी अनुसूची
अगर हम बात करें दूसरी अनुसूची क्या कहती है या इनका संबंध किससे है, तो दूसरी अनुसूची में बात कही गई है वेतन एवं भत्तों से संबंधित। दिमाग में आएगा किसके वेतन किसके भत्ते, तो मेरे भाई संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन और भत्ते, सबके वेतन और भत्ते नहीं, कुछ वर्ग दिए गए हैं उनके वेतन और भत्तों का उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है। खूब बढ़िया टाइप का अगर प्रश्न बना है तो यही बना सकता है कि दूसरी अनुसूची में किनके जो है वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है, हम सब देखेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया है कि इस वीडियो के माध्यम से सारे टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए जाएंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। अगर हम बात करें किससे संबंधित है, तो वेतन एवं भत्तों से संबंधित है। किनके किनके वेतन मेरे भाई, ये भी ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में बनते हैं। तो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल। अगर हम बात करें दोस्त, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, राज्यों के सभापति एवं उपसभापति। पांचवा अगर हम बात करें तो विधानसभा, राज्यों के विधानसभा, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। अगर हम बात करें राज्यों के विधान परिषद, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, अगले होंगे हाई कोर्ट के न्यायाधीश, और 9 नंबर पे बात कही गई है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये वो नई कैटेगरी है जिनके वेतन और भत्तों का बात किसमें किया गया है, दूसरी अनुसूची में। इन 9 टॉपिक पर आप ध्यान देंगे। प्रश्न कैसे बनता है एग्जाम में, प्रश्न बना देता है कि निम्नलिखित में से किन के वेतन और भत्ते का उल्लेख दूसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। अगर नहीं दे दे मेरे भाई किसका वेतन और भत्ते का उल्लेख नहीं किया गया है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपको सीधे सीधे देता है राष्ट्रपति के वेतन, या आपको दे देगा सीधे राज्यों के राज्यपाल का वेतन, या आपको सीधे सीधे दे देगा मेरे भाई महान्यवादी का वेतन, या दे देगा आपको CAG कैग का वेतन। याद रखना, मैंने प्रश्न बनाया था कि दूसरी अनुसूची के अंतर्गत किनके वेतन का उल्लेख नहीं किया गया है, तो महान्यवादी के वेतन का उल्लेख इसमें आपको नहीं किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, महान्यवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। मैं आगे चलकर इनकी बात करूंगा, आर्टिकल 76 में क्या जिक्र करते हैं महान्यवादी से संबंधित। तो इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, इनको आप नोट डाउन करके रखिएगा। इस टाइप के प्रश्न अधिक से अधिक यही प्रश्न जनरली बनते ही हैं, और ये कई बार आपके एग्जाम में बन चुका है, महान्यवादी ऐड करके पूछा जा चुका है कि ये बताइए कि दूसरी अनुसूची में किन के वेतन और भत्तों का उल्लेख नहीं किया गया है। या दूसरे टाइप का प्रश्न डायरेक्ट पूछता है कि दूसरी अनुसूची का संबंध किन से है, वेतन और भत्ते से। बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है कि दूसरी अनुसूची वेतन है या शपथ है। तो मेरे भाई ये याद रखना, पहले वेतन की हम बात करेंगे, बाद में शपथ। नेता लोग किसकी बात करते हैं, पहले वेतन की, बाद में शपथ लिया जाएगा। तो इस बात का याद रखें, दूसरी अनुसूची में वेतन है। यदि हम तीसरी अनुसूची की बात करें मेरे भाई, तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ से। किससे संबंध है मेरे भाई, शपथ से। पहले वेतन बाद में शपथ, ये एकदम बात क्लियर रखिएगा। पहले पैसे की बात होगी, बाद में शपथ लिया जाएगा, देखा जाएगा। इस तरह से भी जो है इससे एक टाइप का प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किसकी शपथ की बात करता है, तो संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों की शपथ की बात करता है जो है अनुसूची 3। परंतु इनमें
3 लोगों की शपथ की बात नहीं कही गई है। 3 लोगों के शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 के अंतर्गत नहीं है। कौन कौन मेरे भाई? नहीं है, याद रखना मेरे भाई, इनके उल्लेख नहीं है। नहीं वाली कैटेगरी में इनको ध्यान दीजिएगा। पहले है राष्ट्रपति, दूसरे हैं उपराष्ट्रपति, और तीसरे नंबर पे है राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल। क्या हमने पढ़ा, क्या हमने सीखा भाई? तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शपथ का उल्लेख किया गया है, परंतु तीसरी अनुसूची में 3 व्यक्तियों के शपथ का उल्लेख नहीं है। दिमाग में आएगा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मेरे भाई क्योंकि संविधान में अलग से अनुच्छेद के माध्यम से इनके शपथ का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति की शपथ की बात करें तो आर्टिकल 60 में इनका उल्लेख किया गया है। अगर उपराष्ट्रपति की शपथ की बात करें तो आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। यदि राज्यपाल के शपथ की बात करें तो आर्टिकल 159 में जो है राज्यपाल के शपथ का उल्लेख किया गया है। इस टाइप से भी प्रश्न बनते हैं। सीधे सीधे पूछ देता है कि ये बताइए कि तीसरी अनुसूची में किनका शपथ उल्लेख नहीं है, या किनके शपथ की जो है बात नहीं कही गई है। ऑप्शन में दे देता है सीधे सीधे, प्रधानमंत्री दे देगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दे देगा, कैग दे देगा, चौथा ऑप्शन आपको दे देगा राज्यपाल या राष्ट्रपति। तो सही जवाब होगा राष्ट्रपति। इन तीनों में से किसी का भी एक का नाम आ जाए तो इनका उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है। इस टाइप के भी प्रश्न आपके तीसरी अनुसूची से संबंधित बनते हैं और इसका आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें दोस्त चौथी अनुसूची की, चौथी अनुसूची बेहद ही सिंपल और एक लाइन में समझने वाला पॉइंट। चौथी अनुसूची कहता है कि विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पूरी बात आप लिखिएगा, यदि नोट्स बना रहे हैं तो जो मैंने बोला है बात, उस पूरी बात को आप नोट डाउन करेंगे। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूं, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन किसके आधार पर? जनसंख्या अनुपात के आधार पर। किनकी जनसंख्या? केंद्र और राज्य जो है, सॉरी, राज्य और जो है केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर। ये ध्यान रखिएगा, ये चौथी अनुसूची से इनका संबंध है। डायरेक्ट यही पूछे जाते हैं आपसे और इनका संबंध पूछा जाता है कि किनसे है। यदि हम बात करें दोस्त पांचवी अनुसूची की, पांचवी अनुसूची, इनका संबंध है मेरे भाई, याद रखना, अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं उपबंधन। या नहीं, इसका क्या मतलब है भाई? अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्र में जो है इनके प्रशासन से संबंधित अनेक उपलब्धियां जो संविधान में श्रेणियां वर्गित की गई हैं, उनके अलग से पांचवी अनुसूची बनाकर, कैटेगरी बनाकर जो है डिफाइन किया गया है कि अनुसूचित जाति से संबंधित कौन कौन सी सुविधाएं हैं, कौन कौन से इनके बारे में उल्लेख है, कितनी प्रकार की छूट, कितनी प्रकार की सुविधाएं, इनके लिए अलग से एक प्रावधान किया गया है जिनका संबंध पांचवी अनुसूची से है। सीधे सीधे प्रश्न रखता है कि ये बताइए कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों से संबंधित कौन सी अनुसूची संबंधित है? तो पांचवी। सही जवाब कौन सा होगा मेरे भाई? पांचवी होगी। यदि आपसे छठवीं अनुसूची की बात करें मेरे भाई, तो छठवीं अनुसूची पर ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। छठवीं अनुसूची का संबंध है जो है ATM²। एकदम बेसिक सा जो है आपका ट्रिक है या फॉर्मूला है, कुछ भी कह सकते हैं। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय 4 राज्य आते हैं, याद रखिएगा। असम, त्रिपुरा, मिजोरम एवं मेघालय 4 राज्यों के जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन
इसमें अलग से 4 राज्य के कैटेगरीज वाइज जो है जनजाति एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में क्या किया गया है, प्रबंधन किया गया है, अनुबंधन किया गया है। इसके अनुसूची का संबंध किससे है, 6वीं अनुसूची से है। इस बात का भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें दोस्त 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है। 7वीं अनुसूची, मैंने कहा था ना अनुसूचियां बनाई क्यों गई, तो अनुच्छेदों की सुविधा के लिए। अब 7वीं अनुसूची में शक्तियां का विभाजन है। संघ को अलग प्रकार की शक्तियां, राज्य को अलग प्रकार की शक्तियां, और ऐसी शक्तियां जो केंद्र और राज्य दोनों निर्वहन करती हैं उनको समवर्ती सूची कहते हैं। आर्टिकल 246 में इसका जिक्र है। तो आर्टिकल 246 लिखने के लिए यदि हम संघ के 100 विषय लिखें वर्तमान की दृष्टि से, तो मेरे भाई 4-5 पन्ने संविधान के तो वैसे ही लिख जाएंगे। तो अनुच्छेद की सुविधा के अनुसार ये गलत बात है, ये ठीक नहीं है, इसलिए इनको सूचीबद्ध अनुसूचियों में शामिल किया गया है। तो इसकी हेडिंग होगी शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन, ध्यान रखना मेरे भाई, प्रश्न खूब बनता है 7वीं अनुसूची से। 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है, शक्तियों के विभाजन से। किस टाइप की शक्तियां, तो संघ की शक्तियां, राज्य की शक्तियां, और ऐसी शक्तियां जो दोनों के पास हो उसको कहते हैं समवर्ती सूची। इसको कहते हैं संघ सूची और ये है राज्य सूची। ये ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। इससे प्रश्न आपके आते हैं कि 7वीं अनुसूची में अगर हम बात करें पहले कितने विषय थे, तो 97 विषय थे। वर्तमान में कितने विषय हैं, तो 100 विषय हैं। ये ध्यान देना, 97 पहले विषय थे और वर्तमान में कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। तो आप लिखिएगा पहले 97, वर्तमान में 100 विषय संघ सूची में शामिल है, बढ़ाया गया है। अगर हम बात करें राज्य सूची की, तो 66 विषय पहले थे और 61 विषय वर्तमान में है। कितने विषय मेरे भाई, 61 विषय वर्तमान में है। यदि हम बात करें समवर्ती सूची की, तो 47 जो है विषय पहले थे और 52 विषय वर्तमान में है। ये आप जो है ध्यान रखिएगा 7वीं सूची से संबंधित है। अगर हम बात करें जनगणना किसका विषय है, तो संघ सूची का विषय है। इस टाइप से प्रश्न आपके बनते हैं, शेयर बीमा जो है ये सब प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से विषय अलग से हम बात करेंगे आगे चल के। सूचियों की लिस्ट आपको हम देंगे, खूब बढ़िया से आप उसको तैयार करिएगा और जो है प्रश्न उससे भी आपके एग्जाम में बनते हैं। यहाँ फिलहाल हम इतने बात से काम चलाएंगे कि 7वीं अनुसूची शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। 3 प्रकार की शक्तियां हैं। आर्टिकल 246 246 में इसका जिक्र है। याद रखना, कल मैंने आपको 245 बताया था और 248 बताया था। आप जो है बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 245 जो है कहता है कि कानून बनाने की शक्ति संसद के पास निहित है, जो है वो बनाएगी। आर्टिकल 246 कहता है कि शक्तियों के वितरण से संबंधित बात है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से, जिसका संबंध किससे, कौन सी अनुसूची से है, 7वीं अनुसूची से है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें दोस्त 8वीं अनुसूची की, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची का संबंध अगर बात करें एक लाइन में किससे संबंधित है, तो मेरे भाई भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित, डायरेक्ट पूछता है कि 8वीं अनुसूची का संबंध किससे संबंधित है, तो भाषा से। या भाषा का जो है कौन सी सूची से संबंध है, तो 8वीं अनुसूची से है। कितने भाषा, तो मूल भाषा मेरे भाई याद रखना 14 थी। संविधान में मूलतः कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी, 8वीं अनुसूची में 14 भाषा जोड़ी गई थी, परंतु आज कितनी है, तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषा है मेरे भाई, 22 भाषा है वर्तमान में। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। पहले कितनी थी, 14 थी, बाद में अब कितनी है, 22 है। मैंने कहा था कि जब भी आप छेड़खानी करेंगे, कुछ भी आप संविधान में छेड़ेंगे, तो आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। बिना संविधान संशोधन के आप इसमें एक पॉइंट जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते। यही तो संविधान की हमारी खूबसूरती है।
तो याद रखना मेरे भाई, पहले 14 भाषाएं थी, आज 22 भाषाएं हैं। तो 15वीं अगर हम भाषा की बात करें तो 15वीं भाषा जोड़ी गई सिंधी। कौन सी भाषा मेरे भाई? सिंधी भाषा जोड़ी गई। याद रखना, जाहिर सी बात है अमेंडमेंट एक्ट आया होगा 21 अमेंडमेंट एक्ट 1967, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के माध्यम से संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं सिंधी भाषा को शामिल किया गया है। इस बात का पूरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। अगर हम बात करें 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा की, तो मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, ये 3 भाषाएं जो है आप याद रखना मेरे भाई, ये शामिल की गई जो है 16वीं, 17वीं और 18वीं। मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, इसका अमेंडमेंट एक्ट है 71 अमेंडमेंट एक्ट 1992। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में 3 भाषाओं को और जोड़ा गया। कौन कौन? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, ये याद रखना मेरे भाई। उसके बाद जो है 19, 20, 21 और 22 नंबर 4 भाषाएं जो है जोड़ी गई एक साथ। कौन कौन सी? तो इनमें जोड़ी गई बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कौन कौन सी मेरे भाई? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। अमेंडमेंट एक्ट की बात करें इसका, तो मेरे भाई याद रखना 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003, 2003, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से 4 भाषाओं को और जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस तरह से हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं थी, आज 22 भाषाएं हैं। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। 92वां अमेंडमेंट एक्ट के तहत से 4 भाषाएं, 71वां अमेंडमेंट एक्ट से 3 भाषाएं और 15वां अमेंडमेंट जो है 15वीं भाषा सिंधी 21वां अमेंडमेंट एक्ट करके जोड़ा गया था। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये भी वीआईपी टाइप के प्रश्न बनते हैं। एक और प्रश्न बनता है मेरे भाई 8वीं अनुसूची से, पूछा जाता है कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। अगर नहीं की बात करें मेरे भाई, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो याद रखना अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली भाषा नहीं है। और एक और पूछा जाता है, हाल फिलहाल में एग्जाम में दिया था, भोजपुरी। भोजपुरी भी आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। इससे प्रश्न बनते हैं कि कौन सी भाषा शामिल है, कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो अंग्रेजी और भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली भाषाएं नहीं है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। ये तो बात हुई दोस्त हमारे मूल संविधान 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और जो है 22 भाग के बारे में, जिसमें से हमने 8 अनुसूची के बारे में जान गए कि 8 अनुसूचियां हमारे मूल संविधान में जो प्राप्त थी वो कौन कौन सी थी और जिनका जिक्र हमने व्हाइट बोर्ड पर आपके सामने कर दिया। इसके बाद दोस्त वर्तमान में हम पढ़ते हैं कि वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में शामिल हैं, यानी बाद में 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया। यानी ये चारों अनुसूचियां जब जब जोड़ी जाएंगी तब तब संविधान संशोधन होगा। और ये चारों महत्वपूर्ण अनुसूचियां हैं, इनका भी जिक्र हम देखते हैं आपके भारतीय संविधान में कैसे किया गया है और इनका कितना महत्व है। अगर हम बात करें दोस्त 9वीं अनुसूची, यदि हम बात करें 9वीं अनुसूची, बहुत महत्वपूर्ण है 9वीं अनुसूची का संबंध कब आए। पहले तो बात करें सीधे सीधे कब जोड़ा गया, क्योंकि मूलतः कितने संविधान में थे हमारे, 8 थे, तो इनका तो हमने कोई संविधान संशोधन नहीं देखा, लेकिन 9वीं तो डायरेक्ट जोड़ी गई है। तो पहला ही अमेंडमेंट एक्ट था, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, पहला संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया, पहला पॉइंट। दूसरा, इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध है भूमि सुधार एवं जमींदारी प्रथा की समाप्ति, जमींदारी प्रथा की समाप्ति। 2 पॉइंट हमने सीखा। पहला, 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951।
विषय क्या थे? भूमि सुधार एवं जमींदारी प्रथा की समाप्ति। बात इतने भर से खत्म नहीं होती। अगर हम ईमानदारी से बात करें नवीं अनुसूची के बारे में, तो हमें एक इसके विशेष पॉइंट्स को समझने के लिए, डीपली समझने के लिए एक अलग से 10 मिनट की सेपरेट क्लास लेनी पड़ेगी। फिलहाल हम आपको प्रयास करते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य, जितने सारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं सब आपको दे डालेंगे। नवीं अनुसूची में प्रश्न क्या बनता है? कब जोड़ा गया? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। विषय क्या थे? भूमि सुधार एवं जमींदारी प्रथा की समाप्ति। इसके अलावा क्या बनता है? इसमें बवाल तब हुआ जब यह शामिल कर दिया गया कि नवीं अनुसूची में शामिल विषयों के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। क्या मतलब है भाई? यदि कोई भी विषय को नवीं अनुसूची में शामिल कर देते हैं तो उसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता। यह शामिल कर दिया गया 1951 में। यानी कहीं ना कहीं संघ सरकार अपनी मनमानी पे उतर आई थी कि ऐसा करने से आपकी शक्तियां हनन होंगी। बाद में इसके ऊपर मेंस में या प्री में लिखने के लिए खूब ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। इस टाइप के प्रश्न जो आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, हर जगह इससे रिलेटेड पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। इन सब तथ्यों से फिलहाल हम महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर रहे हैं। हम सेपरेट क्लासेस की एक दिन जरूर ले आएंगे। 10 मिनट की सोशल नॉलेज नाम की एक जो है प्लेलिस्ट जारी होगी। उसमें जो है सोशली से संबंधित या कोई ऐसी बात जिसको आपको जानना बेहद जरूरी है, उससे बात की जाएगी। फिलहाल हम समझते हैं कि बात ये हुई कि नवीं अनुसूची में कहा गया कि कोई भी विधि विषय नवीं अनुसूची में शामिल करते हैं तो उसके लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। मूलतः कितने विषय शामिल किए गए थे? तो मूलतः मेरे भाई 13 विषय उस समय शामिल किए गए थे। लेकिन आज अगर हम बात करें तो आज कुल विषय है 284। ये ध्यान देंगे, 284 विषय मूलतः शामिल है। ये जो है वर्तमान में नवीं अनुसूची में जिसको संरक्षण प्राप्त है। किस अनुच्छेद के माध्यम से संरक्षण मिलता है? आर्टिकल 31B 31B के माध्यम से इन विषयों को संरक्षण मिलता है। कौन से अनुसूची में शामिल है? नवीं अनुसूची में शामिल है। परंतु एक और ट्विस्ट आया, और आया 2007 में। कब मेरे भाई? 2007 में एक केस का डिसीजन दिया गया, IR कोहेलोवाद। याद रखना मेरे भाई, IR कोहेलोवाद, ये डिसीजन आया 2007। ये केस का डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का 2007 में। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि 24 अप्रैल 1973 के बाद का कोई भी डिसीजन, कोई भी विषय यदि शामिल होता है जो है नवीं अनुसूची में, तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। बहुत बड़ा डिसीजन था 2007 में। प्रश्न भर भर के पूछा जाता है। हम आपको बताते हैं प्रश्न कैसे पूछा जाता है। किस वाद में कहा गया कि न्यायिक समीक्षा नवीं अनुसूची की जा सकती है? तो IR कोहेलोवाद में। कब डिसीजन आया? 2007 में। कब के केस के बाद? 24 अप्रैल, डेट भी याद रख लेना मेरा भाई, 1973। 24 अप्रैल 1973 के बाद की कोई भी डिसीजन को क्या किया जाएगा कि न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी विषय शामिल कर लो और कुछ भी आप परिवर्तन कर दो। मूल ढांचे में यदि परिवर्तन होगा तो उसकी न्यायिक समीक्षा होगी। 24 अप्रैल 1973 ही क्यों? दिमाग में आएगा कि 24 अप्रैल 1973 ही क्यों? क्योंकि इसी दिन केशवानंद भारती का डिसीजन आया था। मौलिक अधिकार से रिलेटेड गोपालनवाद जो है, गोपालनवाद बनाम केरल राज्यवाद के, पंजाब राज्यवाद से संबंधित 1967 में आया था डिसीजन सुप्रीम जो है कोर्ट का, हाई कोर्ट का। उसने कहा था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते। फिर केशवानंद भारती का केस आया और उसमें कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है परंतु मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपसे प्रश्न किस किस टाइप के बनते हैं? पहला प्रश्न, नवीं अनुसूची का संशोधन कब हुआ? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। संबंध किसका है? भूमि सुधार एवं जमींदारी प्रथा की समाप्ति। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसमें मूलतः विषय कितने शामिल थे? 13। आज कितने विषय शामिल हैं? 284। 2007 में IR कोहेलोवाद के डिसीजन में यह डिसीजन दिया गया और कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई भी विषय पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है यदि उसका मूल ढांचे से संबंध है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कि मूल ढांचा क्या है? बार बार नाम सुनने को मिल रहा है। मूल ढांचे का मतलब है मेरे भाई ऐसी बात जिससे संविधान पे डायरेक्ट प्रभाव पड़े। नहीं समझ में आया? फिर से समझाता हूं आपको बहुत बढ़िया तरीके से। मान लीजिए वोट देने की आयु आपकी 18 वर्ष है, जिसको वयस्क मताधिकार कहते हैं। 18 वर्ष जो है आप हो जाएंगे तो आप वोट दे सकते हैं। अब कोई आए और कहे कि 17 बरस 7 महीने के आधार पर हम आपको वोट देने की इजाजत दे देते हैं। अगर ऐसा कोई प्रावधान आ गया तो समझिए ये मूल ढांचा के खिलाफ है।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अब न्यायपालिका ही स्वतंत्र नहीं रहेगी तो मूल ढांचे के खिलाफ है, ये मूल ढांचा है, ये सब शब्द जो मैं बोल रहा हूं ये मूल ढांचे हैं। संविधान की सर्वोच्चता, कोई व्यक्ति आए और कहे कि ये धर्म सर्वोच्च होता है, बिल्कुल गलत। संविधान सर्वोच्च है, संविधान के आधार पर देश चलता है, धर्म के आधार पर नहीं। इसलिए ये सब जो मैं शब्द बोल रहा हूं, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, व्यस्त मताधिकार, विधि का शासन, ये जो शब्द है ये सब शब्द ही मूल ढांचा है। ये सब बात आप ध्यान रखिएगा। ये 9वीं अनुसूची से जो है महत्वपूर्ण फैक्ट से आप इसको नोट डाउन करिए, पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक दिन और मैं 9वीं अनुसूची पर लेकर सेपरेट वीडियो आऊंगा जो 10 मिनट या 15 मिनट की होगी, जिसमें सारी बातों का जिक्र होगा। अगर हम अगली बात करें 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची का संबंध है मेरे भाई दल बदल से। किससे संबंधित है मेरे भाई? दल बदल से। ध्यान रखिएगा, 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल, यानी आप पार्टियों जो है, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में स्थानांतरण से संबंधित जितने सारे विषय दिए गए हैं वो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित बातें कही गई है। किसमें? 10वीं अनुसूची में। जाहिर सी बात है ये भी बाद में जोड़ा गया, तो बिना संविधान संशोधन के नहीं जोड़ा जाएगा। संविधान संशोधन है 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। इसके माध्यम से 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। अगर हम बात करें दोस्त 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हजारों बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है। आइए ध्यान देते हैं। पहला तो ये कब आया, सीधी सी बात है 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992, 73वां संविधान संशोधन। क्या आप पूरा लिखेंगे इस बात को, बीच में आप स्किप नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इस तरह से आप लिखेंगे। 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के माध्यम से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। विषय क्या था? ग्राम पंचायत। क्या था मेरे भाई? ग्राम पंचायत। एक दिन हम जो है ये अलग से आएगा, स्थानीय स्वशासन, इसमें बात की जाएगी ग्राम पंचायत से संबंधित। आर्टिकल 243 में इसका जिक्र है, इससे बात हम करेंगे। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है? 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ग्राम पंचायत से। विषय कितने प्रदान किए गए हैं ये भी पूछता है, 29। ग्राम पंचायत को कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 73वां अमेंडमेंट एक्ट 1992 करके जोड़ा गया, 1992 में जोड़ा गया। इसके अलावा भी प्रश्न पूछता है, यदि हम बात करें भाग की, किस भाग में ग्राम पंचायत शामिल है, तो भाग 9 में शामिल है। किसमें शामिल है मेरे भाई? 9 में। यदि हम आर्टिकल की बात करें कि ये बताइए किस अनुच्छेद में जो है इसको शामिल किया गया है, तो 243 से लेके 243 ओ तक जिक्र है किसका? ग्राम पंचायत का। स्थानीय स्वशासन आएगा, फिर हम समझेंगे कि बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, ये क्या थी, जो है ये सब के बादों में क्या क्या किया गया, किस तरह से ग्राम पंचायत जोड़ा गया, कहाँ लागू हुआ, ये सब बहुत बड़ा चैप्टर है। लेकिन 11वीं अनुसूची में जो है आप इतनी बात को आप ध्यान देंगे तो आपके एग्जाम में अनुसूची से केवल आपको 2-3 बातें जो है हमेशा ध्यान रखनी है कि 11वीं समझिए जो है संशोधन लागू कब हुआ, ये भी पूछा जाता है। कई बार कंफ्यूज हो जाता है। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, इसीलिए 24 अप्रैल को ग्राम पंचायत दिवस मनाते हैं। तो ये भी आप बात नोट डाउन कर लीजिएगा कि ग्राम पंचायत कब लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 को, इसीलिए 24 अप्रैल को ग्राम पंचायत दिवस मनाते हैं। अगर हम बात करें 12वीं अनुसूची की, 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है मेरे भाई? तो याद रखना, नगर पंचायत। किससे मेरे भाई? नगर पंचायत। ये ध्यान देना है आप। 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर पंचायत से है। कब जोड़ा गया? तो 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये भी 92 है मेरे भाई। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि 92 है कि 93 है। ध्यान से आप समझिएगा कि 12वीं अनुसूची का संबंध भी 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ही पास हो गया, राष्ट्रपति द्वारा हस्तांतरित हो गया, परंतु लागू हुआ है 1 जून 1993 को। याद रखना, इसीलिए कहीं कोई किताब जो है 1993 लिख देते हैं, तो आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, इससे आपको गलत होने की संभावना नहीं होंगी। जो है आप इस पर विशेष ध्यान नहीं देना है। 74वां अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत 12वीं अनुसूची की विषय कितने प्रदान किए गए हैं?
विषय प्रदान किए गए हैं 18। नगर पंचायत को कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 18 विषय प्रदान किए गए हैं। इनके अगर हम अनुच्छेद की बात करें, भाग की बात करें मेरे भाई, कितने भाग में शामिल है? कुल 22 भागों में इनका भाग कौन सा है? तो 9A है। कौन सा है मेरे भाई? 9A है। यदि हम आर्टिकल की बात करें कि किस आर्टिकल में इनका जिक्र है, तो इनका आर्टिकल भी ध्यान रखना 243 से मेरे भाई, यहाँ ध्यान देना 243 जो है पी से लेकर 243 ZG तक। ये आपको हम बाद में चल के स्थानीय स्वशासन नामक चैप्टर में आएगा, पूरी विधिवत इस पे बात होगी। 12वीं अनुसूची का संबंध जो है नगर पंचायत से है कि कौन से संविधान संशोधन है? 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 है। विषय कितने प्रदान किए गए हैं? 18। भाग कौन सा है? भाग 9A है। याद रखना, अनुच्छेद की बात करें तो 243 पी से, क्योंकि ओ तक यहाँ है, ग्राम पंचायत है, ओ के बाद पी आता है, फिर जेड तक खत्म होगा, फिर ABCD आएगा और जी तक चलेगा। तो 243 ZG तक जो है किसकी बात करते हैं? तो बात करते हैं हम जो है नगर पंचायत की। ये थी आपकी टोटल 12 अनुसूचियां। दोस्त आपकी स्क्रीनशॉट ले लें जो है। यदि आपको दोस्त वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।